नमस्कार, मैं मानसी शर्मा न्यूज क्रांति की डिजिटल समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। रेलवे ने लंबी दूरी की गाड़ियों से स्लीपर कोच हटाए जाने की खबरों का किया खंडन। भारत की चीन को दो टूक, चीन को लद्दाख के मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। उत्तर प्रदेश में हर थाने में बनाई जाएगी महिला डेस्क। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन लाने की मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक ट्विटर की कड़ी आलोचना की। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद के नए सचिव की नियुक्ति की। अफगानिस्तान पुलिस ने मुठभेड़ में 15 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। रेलवे ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि किसी भी मार्ग पर स्लीपर कोच को समाप्त करने की उसकी कोई योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की गति यात्री ट्रेन वाले मार्गों पर स्लीपर कोच समाप्त किए जाने की अटकलों को विराम देते हुए आज एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा, स्लीपर श्रेणी के कोच बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिन मार्गों पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी, उन पर स्लीपर कोच वाली कम गति की भी ट्रेनें चलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनों में तेज हवा और धूल के कारण स्लीपर श्रेणी के कोचों के यात्रियों को असुविधा हो सकती है। इस कारण इन ट्रेनों में नए प्रकार के एसी कोच लगाए जाएंगे, जिनमें सीटों की संख्या मौजूदा एसी 3 कोचों से अधिक होगी। इनका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है। इनका किराया एसी 3 से कम लेकिन स्लीपर से अधिक होगा। भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में टिप्पणी के लिए चीन की कड़ी आलोचना करते हुए आज अपने रुख को दोहराया और कहा कि चीन को इस मामले में हस्तक्षेप करने या बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज साप्ताहिक वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा, इस पर हमारा रुख हमेशा स्पष्ट और दृढ़ है। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग रहे हैं और रहेंगे। चीन को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमें आशा है कि वह देश भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी नहीं करेंगे, जो दूसरों से यह अपेक्षा करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी अपनी स्थिति अनेक बार स्पष्ट की है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। चीनी पक्ष को उच्चतम स्तर पर यह तथ्य अनेक बार स्पष्ट शब्दों में बताया जा चुका है। प्रवक्ता से भारत द्वारा हाल में ही सीमावर्ती क्षेत्रों में 44 पुलों का उद्घाटन किए जाने के बाद चीन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया पूछी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने हाथरस के कथित सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने के संकेत के साथ गुरुवार को फैसला सुरक्षित कर लिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राज्य पुलिस महानिदेशक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, आरोपियों में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, पीड़िता के परिजनों की ओर से सीमा कुशवाहा और एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकील इंदिरा जयसिंह ने खंडपीठ के समक्ष दलीलें पेश की। सुनवाई के शुरू में तुषार मेहता ने पीड़िता के परिजनों एवं गवाहों को दी जाने वाली सुरक्षा का ब्यौरा पेश किया, जो कल राज्य सरकार के हलफनामा में भी कहा गया था। इसके बाद पीड़िता के परिजनों की ओर से पेश सीमा कुशवाहा ने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की वकालत की। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की अदालत से निगरानी का भी अनुरोध किया। इस बीच सुश्री जयसिंह ने दलील दी कि मुकदमा कहां चले ये न्यायालय खुद तय करे और यदि दिल्ली में मुकदमा चलता है तो शीर्ष अदालत खुद या दिल्ली उच्च न्यायालय उसकी निगरानी करे। उन्होंने पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के बजाय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की सुरक्षा देने की मांग की। उत्तर प्रदेश में अब पुलिस थानों में जाने और अपनी शिकायत दर्ज कराने में महिलाओं को संकोच नहीं करना होगा। महिलाएं थाने में अपनी बात खुलकर कह सकेंगी। इसके लिए हर थाने में बाकायदा एक महिला हेल्प डेस्क होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रही योगी सरकार ने गुरुवार को यह फैसला किया है।
पुलिस थानों में महिलाओं के जाने में हिचकने और अपनी बात कह पाने में संकोच करने को देखते हुए राज्य सरकार ने इस फैसले को तत्काल लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। शनिवार नवरात्रि के पहले दिन 17 अक्टूबर से राज्य में महिलाओं के लिए मिशन शक्ति अभियान का ऐलान कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को महिला सुरक्षा की मुहिम से जोड़कर देखा जा रहा है। थानों में बनाई जाने वाली हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मी शिकायतों को सुनने के साथ ही किसी भी वक्त महिलाओं के मदद के लिए भी तैयार रहेंगी। योगी सरकार इससे पहले राजधानी के अलग अलग चौराहों पर महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी बनाए हैं। कार्यस्थल से देर लौटने वाली महिलाओं को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी योगी सरकार ने की है। महिला सुरक्षा पर योगी सरकार की गंभीरता का नतीजा है कि राजधानी समेत राज्य के बड़े शहरों के चौराहों पर भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती अनिवार्य रूप से की जा रही है। कारोबारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत लाने की मांग करते हुए कहा है कि इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को बृहस्पतिवार को लिखे एक पत्र में परिसंघ ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कारोबार में वाणिज्य विभाग के अधीन लाने से लाखों महिलाओं को शोषण और अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सकेगा। फिलहाल ये कारोबार उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन है। पत्र में कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग देश के खुदरा व्यापार का ही एक अभिन्न हिस्सा है। इस क्षेत्र का देश में करीब 800 करोड़ रुपए का बाजार है, जो सीधे तौर पर देश के लाखों छोटे व्यवसायी से जुड़ा है। वर्तमान में देश भर में लगभग 90 लाख कारोबारी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं, जिसमें 50 लाख महिलाएं हैं। परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेवाल ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जैसे डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, स्किल इंडिया, लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत में बहुत पहले से जुड़कर देश भर में लाखों लोगों को प्रतिवर्ष उद्यमी बना रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मंत्रालय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके लिए ही समर्पित है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय देश में व्यापार और उद्योग क्षेत्र को देखता है। इस दृष्टि से डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि एक व्यापार है, इसलिए इसको वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत लाना ही उचित होगा। तभी यह व्यापार देश में व्यवस्थित तरीके से पनपेगा और व्यापार में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी तथा रोजगार के नए मामले और अवसर भी उपलब्ध होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन से जुड़े लेखों को हटाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर और फेसबुक की कड़ी आलोचना की है। अमेरिकी अखबार दी न्यूयॉर्क पोस्ट ने यूक्रेन की एक संस्था बुरिज्म के एक बड़े अधिकारी वादिम पोजहर्स्की और जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन के बीच बातचीत के 2 ईमेल जारी किए थे, जिसमें पोजहर्स्की ने उनके पिता के साथ बैठक आयोजित करने को लेकर हंटर का धन्यवाद किया था और पूछा था कि श्री जो बिडेन यूक्रेनी कंपनी का समर्थन करने के लिए अपने प्रभाव का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मामले से जुड़े लेखों की पहुंच सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित करने को लेकर श्री ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट करके कहा, ये बहुत बुरा है कि फेसबुक और ट्विटर ने जो बिडेन और उनके बेटे हंटर बिडेन से जुड़े स्मोकिंग गन ईमेल के लेखों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। यह उनके लिए केवल शुरुआत है। एक भ्रष्ट राजनेता से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। इस मामले को लेकर ट्रंप ने पिछले वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से यूक्रेन में बुरिज्म और हंटर बिडेन की गतिविधियों की जांच फिर से शुरू करने के लिए कहा था, जिसके जवाब में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने उन पर आगामी नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। इसके कारण श्री ट्रंप को महाभियोग का भी सामना करना पड़ा था। डेमोक्रेटिक ट्रंप पर महाभियोग साबित करने के लिए हालांकि पूरा समर्थन नहीं जुटा सके थे। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की पूर्व प्रमुख केनशेबेक दुईशेबेव को सुरक्षा परिषद के नए सचिव पद पर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा, किर्गिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत केनशेबेक दुईशेबेव को सुरक्षा परिषद के नए सचिव पर नियुक्त किया गया। आसन बेकोविच को सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव दामिर सगिनबायोव को 10 अक्टूबर को हटा दिया गया था।
अफगानिस्तान के जाबुल प्रांत की राजधानी कलात के समीप गुरुवार को पुलिस के ठिकाने पर वाहन विस्फोटक के बाद हुई मुठभेड़ में कम से कम 15 आतंकवादी मारे गए और 6 पुलिसकर्मियों समेत 26 अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रमुख हिकमतुल्लाह कुची ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि तालिबान लड़ाकों ने आज सुबह कलात के नूराक क्षेत्र में पुलिस ठिकाने के पास विस्फोटक से भरे सैन्य वाहन में विस्फोट किया, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 15 आतंकवादी मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं तथा स्थिति अभी नियंत्रण में है। तालिबान समूह ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थे आज के मुख्य समाचार। देश, दुनिया व राज्यों की अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।